Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about protest by workers to raise their minimum wages. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेट करके देखा जा सकता है इस टॉपिक को। देखिए, मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? इट इज द लोवेस्ट रेम्यूनरेशन दैट एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू पे टू द वेज अर्नर्स। सरल भाषा में कहें तो मिनिमम दिहाड़ी कितनी दी जा सकती है? एक दिन में जब मजदूर काम करता है तो उसको कितना पैसा मिनिमम देना है बाय द एम्प्लॉयर्स, ये तय किया जाता है एज पर द concept of minimum wages. It cannot be reduced by any contract. ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ मिनिमम वेजेस तय किए हुए हैं दिन का 400 रुपये और आपने मजदूर के साथ एग्रीमेंट करके 200 रुपये में काम करा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू इंश्योर बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स, प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अदरवाइज लोग जो हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके बार्गेन करके उनसे सस्ते दामों पे बहुत कम से कम पैसों में भी ज़्यादा मजदूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस लाया गया है। मिनिमम वेजेस तय कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है मिनिमम वेजेस फॉर दोज एक्टिविटीज दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल रेलवेज, माइनिंग, ऑयल फील्ड या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन कॉरपोरेट है, तो ऐसी एंटिटीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, जबकि वो एक्टिविटीज या एम्प्लॉयमेंट एरियाज जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है वहाँ पे मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। तो सरल भाषा में कहें तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही मिनिमम वेजेस तय करते हैं फॉर एक्टिविटीज दैट कम अंडर देयर एम्बिट। अब मिनिमम वेजेस को लेकर के क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रहे हैं, क्या कानूनी नियम रहे हैं अभी तक, उनको देखते हैं। देखिए, मिनिमम वेजेस के लिए एक पुराना कानून बहुत पहले से चलता आ रहा था जिसका नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। इस कानून को अल्टीमेटली अब सब्ज्यूम कर दिया गया है अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। आपको मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बताया है, आपको याद आ रहा होगा कि वर्कर से रिलेटेड या लेबर से रिलेटेड कई सारे कानून थे जिस कारण से अननेसेसरीली एम्बिग्विटी या कॉम्प्लेक्सिटी या कंफ्यूजन क्रिएट होता था फॉर बोथ वर्कर्स एज वेल एज एम्प्लॉयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे 29 अलग अलग कानून थे विथ रिस्पेक्ट टू लेबर। ये 29 लेबर लॉज को सब्ज्यूम करके 4 मोटे मोटे कोड्स में उनको कन्वर्ट किया गया है। उनमें से एक कोड है कोड ऑन वेजेस। तो वेजेस कितना मिनिमम दिया जा सकता है वर्कर्स को, उसको लेकर के 4 मोटे मोटे पहले से कानून थे। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था दैट वाज मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। इन सबको सब्ज्यूम करके अब एक कानून बना दिया गया है जिसका नाम है कोड ऑन वेजेस 2019। दिस कोड ऑन वेजेस 2019 वाज नोटिफाइड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। तो पिछले साल इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। पार्लियामेंट ने ये कानून तो पास कर दिया था कोड ऑन वेजेस 2019 पहले ही, जिसकी मदद से एग्जिस्टिंग 4 लेबर लॉज विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम वेजेस को सब्ज्यूम करके इस कानून को बनाया गया है। अब इसको नोटिफाई भी कर दिया गया पिछले साल। ये जो कोड ऑन वेजेस 2019 है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यूनिवर्सल मिनिमम वेज फॉर ऑल एम्प्लॉयज, नॉट जस्ट फॉर दोज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो मिनिमम वेजेस एक्ट था 1948 वाला जो अभी तक चलता आ रहा था, उसमें मिनिमम वेजेस की बात की गई थी फॉर ओनली दोज एक्टिविटीज दैट वेयर मेंशन्ड इन दिस एक्ट। उनको कहा गया था शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो जिन जिन एक्टिविटीज या जिन जिन एरियाज को कवर किया गया था इस कानून के अंतर्गत, जैसे माइनिंग बोल दिया गया, रेलवे बोल दिया गया, तो उन्हीं एरियाज में काम कर रहे वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था। तो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948
only the scheduled employment means those employment activities mentioned in the Minimum Wages Act of 1948 were covered under the provision of minimum wages. Now, as per the Code on Wages 2019, there is a concept of universal minimum wage, means irrespective of the activities or areas mentioned in the act, the concept of minimum wages will be applicable. Means any kind of activity, जैसे सरकार ने तय कर दिया मिनिमम वेज ऑफ 400 रुपीज, तो अब चाहे किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, चाहे वो कानून में मेंशन हो या ना हो, उसमें आपको मिनिमम 400 रुपए तो देने ही है एक दिन का काम कराने के लिए। साथ ही साथ इस कोड ऑन वेजेस 2019 में कॉन्सेप्ट लाया गया फ्लोर वेज का, या नेशनल फ्लोर वेज भी इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अ फ्लोर वेज ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स अपना वेजेस सेट नहीं कर सकती। तो सरल भाषा में कहें तो भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वहां पे तो अपना मिनिमम वेजेस तय करेगी ही करेगी, साथ ही साथ वो नेशनल फ्लोर वेज भी तय करेगी जिससे कम स्टेट गवर्नमेंट्स वेजेस तय नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट्स को वेजेस उससे ज़्यादा ही रखना होगा इन देयर रेस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। जैसे भारत सरकार ने नेशनल फ्लोर वेज तय कर दिया मान लीजिए 400 रुपये पर डे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को 400 रुपये से ज़्यादा ही देना होगा, कम नहीं दे सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी ऑल्सो हैज़ बीन ब्रॉट, तो आपको पता है वैसे भी डीपीएसपी का हिस्सा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारे संविधान के, उसी कॉन्सेप्ट को कोड ऑन वेजेस 2019 में इन्फोर्स करने की बात की गई है। इट प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड रिक्रूटमेंट फॉर द सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। अगर एक तरीके का काम होगा तो पेमेंट भी एक जैसा ही होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये तो बात हो गई अबाउट मिनिमम वेजेस, जिस पे हमने सीखा कि मिनिमम वेजेस होता क्या है और मिनिमम वेजेस को लेकर के कानून क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019। अब करंट न्यूज ये है कि नोएडा के अंदर हजारों की संख्या में वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया डिमांडिंग रेज इन देयर मिनिमम वेजेस। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ आफ्टर 35% वेज हाइक बाय हरियाणा गवर्नमेंट आफ्टर ए प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन मनेसर हरियाणा। तो मनेसर रीजन एक इंडस्ट्रियल रीजन है हरियाणा का, वहां के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर हरियाणा की सरकार को मिनिमम वेजेस 35% बढ़ाना पड़ा। इसको देख करके फिर अब नोएडा जो उत्तर प्रदेश सरकार के ज्यूरिडिक्शन में आता है, वहां के वर्कर्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि उनके भी मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए। और ये प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत वायलेंट भी हो गया। अलग अलग स्टेट्स में मिनिमम वेजेस अलग अलग है, आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर मंथली मिनिमम वेजेस की बात की जाए तो 18,000 है, हरियाणा में 15,000, उत्तर प्रदेश में 13,000। अब मिनिमम वेजेस की अगर रिवीजन की हम बात करें तो मिनिमम वेजेस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेस कंपोनेंट, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट या बेस वेजेस को हर 5 साल में रिवाइज किया जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपोनेंट जो है वो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर से लिंक्ड रहता है और इसको साल में 2 बार जनरली रिवाइज किया जाना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये जो करंट रिवीजन किया मनेसर में प्रोटेस्ट के बाद, वो 10 साल के बाद रिवीजन किया गया है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 से अभी तक कोई रिवीजन किया नहीं है। तो मुद्दा ये है कि ये कोड ऑन वेजेस 2019 ला जरूर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, लेकिन इसको अभी हर स्टेट ने ठीक से इंप्लीमेंट किया नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत लंबे समय से मिनिमम वेजेस का रिवीजन बाकी है, उनको रिवाइज करना होगा उनको एज पर दिस कोड ऑन वेजेस 2019, लेकिन अभी रिवीजन हुआ नहीं है। हरियाणा सरकार ने हाल फिलहाल में रिवीजन किया आफ्टर ए प्रोटेस्ट इन मनेसर। उस प्रोटेस्ट के बाद सिमिलर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ नोएडा में भी, और वही प्रोटेस्ट थोड़ा वॉयलेंट हो गया, जिस कारण से करंट न्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फिल्म पायरेसी रिलेटेड लॉज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज देखते हैं। देखिए, HD वर्जन ऑफ फिल्म जन नायकन was leaked recently। तो थालापति विजय जो पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उनकी ये फाइनल फिल्म है, बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स ही विल बी फोकसिंग ऑन पॉलिटिक्स नॉट मेकिंग फिल्म। तो उनकी ये फाइनल फिल्म थालापति विजय की जन नायकन, उसका HD वर्जन पूरी तरह से लीक हो गया ऑन
डिफरेंट डिजिटल वेबसाइट्स जो पायरेसी के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण से जो अब साइबर सेल है वो एक्टिव हो गया, उसने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन अब इसी कारण से पायरेसी रिलेटेड ये आर्टिकल आया है द हिंदू में कि पायरेसी को लेकर के क्या नियम है उनको रोकने के लिए। फिल्म पायरेसी का अगर सिंपल सा डेफिनेशन देखें पहले, तो इट रेफर्स टू अनऑथोराइज्ड कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ कॉपीराइटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट। सीधी सीधी बात है, ये कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन है। कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो लिटरेरी या क्रिएटिव नेचर के होते हैं, जैसे फिल्में, गाने या कोई बुक लिखी गई है, उन सबको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो फिल्म पायरेसी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन है। उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कानून है कॉपीराइट एक्ट, उसका वायलेशन है। भारत में फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए क्या क्या कानूनी नियम हैं उनको हम लोग देखते हैं। कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, इसके अंतर्गत फिल्म पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 63 कहता है कि जो लोग भी पायरेसी में इन्वॉल्व होंगे उनको 2 लाख तक का फाइन और 3 साल की सजा हो सकती है। दिस कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, उसका सेक्शन 63 जो 3 साल की सजा की बात करता है, इट कवर्स फिल्म्स, बुक्स, म्यूजिक एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट। दूसरा है सिनेमैटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। ये जो सिनेमैटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 है, इसी कानून की मदद से फिल्म मेकिंग एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है भारत में। इस कानून में साल 2023 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें पायरेसी रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोविजंस डाले गए। ये जो सिनेमैटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 है, इसके हिसाब से a penalty up to 5% of the audited gross budget of the film can be imposed on the pirates। तो मान लीजिए कि फिल्म अगर 200 करोड़ की बनी है, उसका ग्रॉस बजट 200 करोड़ का है, तो उसका 10% 5% यानी कि 10 करोड़ तक पेनल्टी लगाया जा सकता है अगर कोई इंसान पायरेसी में इन्वॉल्व हो तो जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 है, इट हैज ट्राइड टू क्रिएट ह्यूज फाइनेंशियल डेटरेंस अगेंस्ट पायरेसी। यहाँ पे तो कॉपीराइट एक्ट में तो 3 साल की सजा की बात की गई है, लेकिन फाइनेंशियल डेटरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2 लाख रुपए का ही है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डेटरेंस अगेंस्ट पायरेसी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। कानून तो है ही, ये 2 मुख्य कानून है पायरेसी को रोकने के लिए, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। उसके अलावा कुछ जुडिशियल टूल्स भी हैं। जुडिशियरी ने भी अपने तरीके से कुछ प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट पायरेसी, जैसे डायनेमिक इंजंक्शंस। सो डायनेमिक इंजंक्शंस गिवन बाय द डायरेक्शंस, ये डायनेमिक इंजंक्शंस मींस डायरेक्शन हैज बीन गिवन बाय जुडिशियरी to the enforcement agencies, police and cyber cells to engage into continuous blocking of new piracy links। तो जुडिशरी के आदेश के हिसाब से enforcement एजेंसीज को हर बार किसी भी नए पायरेसी रिलेटेड डिजिटल साइट्स को लिंक को ब्लॉक करने के लिए जुडिशरी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू टेक सेपरेट अप्रूवल फॉर एनी डिजिटल साइट एवरी टाइम to block it if they are engaged in piracy। एक डायनेमिक इंजंक्शन दिया हुआ है, यानी कि एक ब्रॉडर डायरेक्शन दिया गया है जुडिशरी द्वारा टू द एग्जीक्यूटिव्स, टू द एनफोर्समेंट एजेंसीज कि आपको जो भी डिजिटल साइट्स दिखे जहां पे पायरेसी रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं विदाउट टेकिंग केस बाय केस अप्रूवल फ्रॉम जुडिशरी। दैट इज डायनेमिक इंजंक्शंस। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जॉन डोए ऑर्डर्स। इसको ठीक से समझ लीजिए, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है अलग से कि व्हाट आर जॉन डोए ऑर्डर्स। देखिए, आपने कई दफा फिल्मों के शुरुआत में ये सुना होगा, इस तरीके का निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस फिल्म की कॉपी बनाने की कोशिश करता है, अनधिकृत कॉपी, अनऑथोराइज्ड कॉपी बनाने की कोशिश करता है, और अगर उसको मार्केट में रिलीज करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एज पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट, ये सब लिखा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, ये शब्द इस्तेमाल होता है ना बार बार, अगर कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो बेसिकली दिस इज नोन एज जॉन डोए ऑर्डर्स, या दिस एक्टिविटी इज डन एज पर जॉन डोए ऑर्डर्स बाय द कोर्ट। मतलब बेसिकली
कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है कि आप अननोन पर्सन के अगेंस्ट भी आप डायरेक्शंस रिलीज कर सकते हैं। जैसे इस केस में जो इंस्ट्रक्शन है उसमें देखिए क्या बात बोली जा रही है, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे इंसान जो इन्फ्रिंजर है उसकी आइडेंटिटी अननोन है, बट उसके खिलाफ भी इंस्ट्रक्शन रिलीज किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। तो सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स आर नोन एज जॉन डो ऑर्डर्स। ये जॉन डो ऑर्डर्स जो है वो भारत का केस नहीं है, ये यूएसए का आता है एंड ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। भारत के अंदर इसको कभी कभार अशोक कुमार ऑर्डर्स भी कह देते हैं, मतलब कोई नाम एक देना था तो दे दिया नाम अशोक कुमार ऑर्डर। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन डोय ऑर्डर्स। व्हेन द जुडिशियरी रिलीजेस सम ऑर्डर in name of an unknown person, that kind of order released by judiciary is known as John Doe orders. In India it is known as Ashok Kumar order. भारत में अलग अलग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए जुडिशियरी टाइम टू टाइम जॉन डो ऑर्डर्स रिलीज करती है। जुडिशियरी ने जॉन डो ऑर्डर रिलीज किया हुआ है फॉर प्रिवेंटिंग पायरेसी। जुडिशियरी के आदेश के हिसाब से अगर कोई भी इंसान पायरेसी में एंगेज होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है अंडर सिनेमेटोग्राफ एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट। तो ये दो मुख्य एक्शन जो है जुडिशियरी ने अपने तरफ से लिए हैं पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लॉज एंड जुडिशियल टूल्स, पायरेसी कंटिन्यूज इन इंडिया बिकॉज इन्फोर्समेंट इज वीक। इंडिया कंटिन्यूज टू बी नोन एज नोटोरियस मार्केट फॉर पायरेसी। भारत अभी भी बदनाम है, भारत पायरेसी के लिए अभी भी जाना जाता है। इसके पीछे कारण सरल हैं, कानून तो है लेकिन उसका इन्फोर्समेंट उतना स्ट्रांग है नहीं। इन्वेस्टिगेशंस आर रेयरली परस्यूड रिगरसली। अब ये तो विजय खुद एक पॉलिटिशियन है तो इस केस में हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट स्ट्रांग तरीके से, अदरवाइज पायरेसी केस में इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट रिगरस तरीके से होता नहीं है। और अगर इन्फोर्समेंट करने की कोशिश भी की जाती है तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट किया जाता है, जो मोटे मोटे ऊपर के लोग हैं कि तुम्हारे यहाँ से लीक हुआ है। लेकिन जो नीचे लेवल के जो इंडिविजुअल इन्फ्रिंजर्स हैं, जो सच में डार्क वेब या डार्क एरियाज में रह करके काम करते हैं, उनको कभी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैच नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको कैच करने में बड़ी मेहनत लगेगी, बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इजी टारगेट, तो उनको कैच कर लेते हैं ये लोग, उनको हरास करते हैं। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई piracy continues in India despite having some strong legislative provisions and judicial tools. ये जो जॉन डो ऑर्डर्स मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस पे पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट ए रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फिल्म पायरेसी कंटिन्यूज टू थ्राइव इन इंडिया, डिस्कस, एंड इट चैलेंजेस क्रिएटिव इकोनॉमी, डिस्कस। जो डिस्कशन किया हमने उसके बेसिस पे आप आराम से इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एजेक, एशिया जीरो इमिशन कम्युनिटी प्लस, एशिया जीरो इमिशन कम्युनिटी प्लस ग्रुपिंग। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एजेक है क्या? इट इज ए जापान लेड इनिशिएटिव which mainly aims at decarbonization, energy resilience, supply chain stability एंड मैरीटाइम एनर्जी फ्लो। मतलब जो एनर्जी फ्लो है, जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का शिपिंग के थ्रू ट्रेड होता है, उनका फ्लो बना रहे, उसमें कोई अननेसेसरी डिसरप्शन ना हो। ये है चौथा पॉइंट। तो बाकी 3 पॉइंट तो क्लियर हैं ही। इस ग्रुप को मेनली बनाया गया है ताकि दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को थोड़ा कम किया जाए, एनर्जी रिजिलियंस, सप्लाई चेन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन किया जाए। एजेक के जो मेंबर्स हैं वो जापान तो हैं ही, बिकॉज इट इज ए जापान लेड इनिशिएटिव, प्लस आसियान ग्रुप ऑफ कंट्री, जो 11 देश हैं वो एजेक के मेंबर हैं। पहले 10 थे, अब एक मेंबर बढ़ चुका है। एजेक तो कोर ग्रुप हो गया जिसके अंदर जापान के अलावा आसियान कंट्रीज हैं। एजेक का एक एक्सपैंडेड वर्जन भी है जिसको कहा जाता है एजेक प्लस। एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ एजेक इंक्लूड्स एजेक कंट्रीज प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। करेंटली एजेक प्लस की एक मीटिंग हुई ऑनलाइन तरीके से, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। और उन्होंने रिसेंटली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मर्चेंट शिप्स के ऊपर
अटैक हो रहा है उसको स्ट्रांगली कंडेम किया। तो बेसिकली एजेक का जो फोर्थ गोल है सिक्योर मैरीटाइम एनर्जी फ्लो, ये गोल हैम्पर हो रहा है बिकॉज ऑफ रिसेंट कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया, स्पेशली अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पे मर्चेंट शिप्स के ऊपर अटैक हो रहा है। तो उसी को कंडेम किया डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। एजेक किसी कारण से न्यूज में आया है, हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले कि एजेक है क्या, किस देश ने इसको इनिशिएट किया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मछली नेशनल अवार्ड। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मछली नेशनल अवार्ड दिया जाता है बाय WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया। उसका इंडियन जो फ्रंट है वो देता है ये अवार्ड, मछली नेशनल अवार्ड। मछली नेशनल अवार्ड दिया जाता है टू द फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फ्रंटलाइन स्टाफ मेंबर्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। मछली नेशनल अवार्ड का नाम आखिर मछली नेशनल अवार्ड क्यों है? तो मछली नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टाइग्रेस मछली, legendary tigers machli of Ranthambore National Park. Now she is dead. She was one of the most famous tiger because of her look. She was also result of conservation program in Rajasthan of tigers. तो इस कारण से मछली टाइग्रेस वॉज वेरी पॉपुलर। मछली टाइग्रेस के नाम के याद में ही या मछली टाइग्रेस के कॉमेमोरेशन में ही ये मछली नेशनल अवार्ड स्टार्ट किया है WWF इंडिया ने। साल 2026 का मछली नेशनल अवार्ड दिया गया है राजस्थान की अनीता चौधरी जी को। सी हैज बीन एंगेज्ड इन रेस्क्यूइंग एनिमल्स सिंस वाइल्ड लाइफ एनिमल सिंस 2021। उस कारण से उनको मछली नेशनल अवार्ड साल 2026 के लिए चुना गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अवार्ड सी विल बी गिवन कैश कंपोनेंट ऑफ ₹50,000। अनीता चौधरी, सी हैज बीन एंगेज्ड इन प्रिवेंटिंग एनिमल पोचिंग इन शेरगढ़ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, शेरगढ़ सेंचुरी ऑफ राजस्थान। कल जो हमने आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, मतलब लास्ट डे, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंसिंग पावर ऑफ द कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट इन्वॉल्विंग life imprisonment without remission for fixed long term. That is correct. Trial courts have power to impose such fixed term sentences beyond remission. This is incorrect. The correct answer will be one only. Consider the following statement regarding NPT. It recognizes only P5 countries as a nuclear weapon state. That is true. It completely bans use of nuclear weapon. This is wrong. NPT ने न्यूक्लियर वेपन को बैन करने को लेकर के कंप्लीट बैन करने के लिए बात नहीं की है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको कहा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर नॉट जस्ट यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर वायरल इन्फेक्शंस एज वेल। That's all from our side for today. Thanks for watching.